नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपका प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चंस सेट 2 में। इसमें एक्चुअली वो सारे वर्ड्स मैंने कलेक्ट किए हैं जो एसएससी स्टेनो में खास करके जो वर्ड्स आए गए हैं और फ्रीक्वेंटली ये पूछे जाते हैं, इतने खास वर्ड्स हैं कि। तो इसमें 10 वर्ड्स लूँगा एज यूजुअल। पहला सेट आपने देखा हुआ है, उसी तरीके से हम चलने वाले हैं। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले एक विचार, इसको ईडियम के रूप में बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। सिंपल सी चीज है, हर चमकती वस्तु मूल्यवान नहीं। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। सभी चीज जो चमकती है जरूरी नहीं कि वो सोना हो ही हो। इसलिए जरा दिखावे से सावधान रहें। वैसे दुनिया दिखावे की चल रही है। चलिए फिलहाल हम बढ़ते हैं अपने वर्ड्स के ऊपर। पहला वर्ड डिटेरियोरेट। मैं यहाँ पे बस 3 डिग्री लिख रहा हूँ आपको। डिग्री 3, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। हम कहेंगे गुड, कहेंगे बेटर एंड कहेंगे बेस्ट। मैं डिटेरियोरेट के लिए आ रहा हूँ। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे आपको बैड, देन इसका कंपैरेटिव वर्स एंड देन ये हो गया वर्स्ट। सो अब इस चीज को हम कहते हैं नेगेटिव और ये है पॉजिटिव। तो डिटेरियोरेट के लिए आप आ जाएंगे यहाँ नेगेटिव के पास। यानी कोई चीज पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री पे आ जाए, खराब से और खराब हो जाए, बद से और भी बदतर हो जाए, कम से और भी कमतर हो जाए, हम इसको कहेंगे कि ये डिटेरियोरेट हो गया। यानी इसके क्वालिटी में, इसके स्वास्थ्य में गिरावट आ गई, खराबी और बढ़ गई। यह है डिटेरियोरेट। मीन्स अगर ये सोचिए कि एवरीथिंग इन द वर्ल्ड गेट्स डिटेरियोरेटेड एज टाइम पासेस। जैसे जैसे वक्त गुजरता है चीज़ें खराब होती चली जाती है। अब खराब का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि उत्थान नहीं होता है, नहीं, चीज़ों का डिटेरियोरेशन नेचुरली होता है। अब शरीर है, चीज़ें हैं, वो खराब होती। आप अगर किसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या होगा, घिस जाएगी। चलिए अब हम इसके मीनिंग को देखेंगे। डिटेरियोरेट का मीनिंग कहता है टू बिकम प्रोग्रेसिवली वर्स इन क्वालिटी। क्वालिटी में कब हो जाए, प्रोग्रेसिवली मीन्स धीरे धीरे चीजें ऊपर से नीचे आ रही। क्वालिटी प्रोग्रेसिवली का मतलब नीचे ही आती चली जा रही है, प्रोग्रेस इधर है, डाउनवर्ड है। या कंडीशन या वैल्यू ओवर टाइम, समय के हिसाब से चीजों की वैल्यू वगैरह कम होती जाती है। जैसे मकान की कीमत अगर पहले 5 लाख थी तो वो धीरे धीरे घट करके डिवैल्यूड हो जाती है। अब ये 4 लाख की हो गई, फिर ये 3 लाख की हो गई। नॉट दैट कि ये कभी फ्री में हो जाएगा, ये अलग बात है। मीन्स उसके बनावट में जमीन की कीमत तो उठती है लेकिन मकान की कीमत गिरती है। क्यों? क्योंकि मकान में क्षय हो रहा है, डिटेरियोरेशन हो रहा है। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। इट डिस्क्राइब्स अ स्टेडी डिक्लाइन और अ ब्रेकडाउन और अ डिके ऑफ समथिंग और समवट। कि किसी चीज में ब्रेकडाउन होता है, टूट फूट होती है, डिके होता है, वो खराब हो जाता है, सड़ जाता है, डिक्लाइन हो जाता है। तो हम इसी चीज को कहेंगे डिटेरियोरेशन हो रहा है, उसमें कमी आ रही है, गिरावट आ रही है। ओके, अब लेते हैं इसके 4 एग्जांपल्स को। नंबर 1, आफ्टर बैटलिंग ए सीवियर इलनेस। एक बहुत खतरनाक बीमारी से लड़ने के बाद द पेशेंट्स कंडीशन बिगेन टू डिटेरियोरेट रैपिडली। कोई खतरनाक बीमारी हो गई तो पेशेंट की स्थिति और बदतर होती चली गई। मीन्स बद से बदतर, खराब से और खराब होती चली गई। चलिए दूसरा लेंगे। एग्जांपल नंबर 2, left exposed to the harsh rain and sun, the wooden deck quickly started to deteriorate. अब एक डेक है, टेबल या कोई भी दराज वगैरह, आप लकड़ी के किसी भी सामान को, चाहे कुर्सी हो कि टेबल हो, आप अगर उसको बारिश में और धूप में छोड़ेंगे तो वो जल्दी खराब होती है ना। तो जल्दी खराब होना मीन्स वो डिटेरियोरेट हो रहा है और खराब हो रहा है, जल्दी से जल्दी खराब हो रहा है। नेक्स्ट लेंगे नंबर 3, years of unspoken resentments caused the friendship to deteriorate until they no longer spoke. बहुत सालों से इन दोनों के बीच में कुछ गलतफहमी, कुछ नाराजगी है जो इन्होंने एक दूसरे से बोला नहीं, तो इससे दोस्ती और खराब होती जाएगी। और जब तक ये बात नहीं करेंगे तब तक गलतफहमी दूर नहीं होगी। सो इन ऑर्डर टू पैच अप दे नीड टू टॉक एंड अंटिल दे talk again deterioration in the friendship will continue. इनके फ्रेंडशिप में जो भी गिरावट आ रही है वो और खराब होती चली जाएगी। नेक्स्ट लेंगे नंबर 4, the economic situation in the country is expected to deteriorate further. कि अभी और गिरेगी इकोनॉमिक स्थिति,
अभी इकोनॉमी और गिरेगी। इफ न्यू पॉलिसीज आर नॉट इम्प्लीमेंटेड, अगर इसको रोकना है तो न्यू पॉलिसीज आर badly required to be implemented in order to check the deterioration in the economy. इकोनॉमिक सिचुएशन को संभालने के लिए ये नई पॉलिसी जल्दी से जल्दी लागू करें। चलिए, तो डिटेरियोरेट मीन्स कम होना, खराब होना। कम होना से भी ज्यादा हमको ध्यान में रखना चाहिए खराब होना और खराब होना। मूव करेंगे वर्ड नंबर 2 पे। नंबर 2, एब्स्ट्रूस। एब्स्ट्रूस ये किसी के समझ में तो नहीं आया होगा। अब इसको मैं बोलूं कि ये तो एक कोड है तो भी समझ में नहीं आएगा। यानी कोई भी बात, कोई भी चीज जो समझना आसान नहीं हो, ऐसा लगता है कि वो कोडेड है या इनक्रिप्टेड है या एसोटेरिक है। एसोटेरिक भी होता है कि बहुत कम लोगों को ही समझ में वो बात आती है। And only the person concerned with the talk can understand. जो उन चीज़ों से रिलेटेड हैं, जैसे एक मिस्त्री की भाषा मिस्त्री ही जानेगा, डॉक्टर की भाषा डॉक्टर ही समझ पाएगा, आम आदमी नहीं समझ पाएगा। तो इन चीज़ों को हम एसोटेरिक कहते हैं। तो ऐसी चीज़ें जो समझने में बहुत ही मुश्किल पड़ती हैं, हम उसको कहते हैं एब्स्ट्रूस है। जैसे फिलोसॉफिकल टॉक है, या कोई कभी कभी रिलीजियस जो प्रीचेस कोई अगर करता है, तो उस प्रीचिंग में चीज़ें इतनी गहरी होती हैं, डीप अर्थ रखती हैं कि समझना मुश्किल होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं ईसप फेबल की बात कर सकता हूँ। ईसप फेबल में भी कहानी क्या कहना चाहती है वो समझना बड़ा मुश्किल होता है, मीन्स एब्स्ट्रूस है। इवन सम ऑफ द फेबल्स, द मोस्ट फेमस वन इज पंचतंत्र। इवन सम ऑफ द स्टोरीज फ्रॉम पंचतंत्र कैन प्रूव टू बी एब्स्ट्रूस। ये कहने के लिए बच्चों के लिए है, लेकिन बड़े भी इसको समझ पाए तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसमें गूढ़ सी बात होती है। हम इन्हीं चीजों को कहते हैं एब्स्ट्रूस, मीन्स दैट विच कैनॉट बी अंडरस्टैंड इजिली, दैट विच कैनॉट बी अंडरस्टूड इजिली। ओके, अब हम इसके मीनिंग को लेंगे। मीनिंग कहता है समथिंग दैट इज हाईली कॉम्प्लेक्स, डीप और इंटेलेक्चुअली चैलेंजिंग, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। कि कोई भी चीज अगर हाईली कॉम्प्लेक्स है या गहरा है या इंटेलेक्चुअली चैलेंजिंग है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि E = mc², most of us might have heard about this formula given by Einstein. अब इसका मतलब क्या है कि इसको बहुत सारे लोग डेफिनेशन वाइज जानते भी होंगे, बट व्हाट इज इट, हाउ इट वर्क्स, क्या है इसके पीछे का लॉजिक, ये समझना मुश्किल हो सकता है। तो हम इसको कुल मिलाकर के कहेंगे कि ये एब्स्ट्रूस है। अब ये समझने के लिए वन मस्ट बिकम लाइक आइंस्टाइन, ठीक है। तो ये एब्स्ट्रूस, गूढ़, हिंदी में कहते हैं उसको गूढ़। अब इसके एग्जाम्पल्स को लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, द प्रोफेसर्स लेक्चर ऑन क्वांटम फिजिक्स वाज सो एब्स्ट्रूस दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स स्ट्रगल्ड टू फॉलो अलोंग। कि प्रोफेसर के लेक्चर को समझते हुए साथ साथ आगे बढ़ना क्वांटम फिजिक्स पे इतना आसान नहीं था, क्योंकि वो बहुत एब्स्ट्रूस था। नंबर 2, चलिए दूसरा एग्जाम्पल कहता है शी इज नोन फॉर हर एब्स्ट्रूस फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट्स। कि उसको जाना जाता है कि वो गूढ़ फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट्स करती है। गूढ़ मीन्स एब्स्ट्रूस, दैट रिक्वायर डीप स्टडी टू फुली कॉम्प्रिहेंड। और इसकी बातों को समझने के लिए आप डीप स्टडी करके जाएं या डीप स्टडी बाद में करें तभी समझ पाएंगे। दिस इज इट, एब्स्ट्रूस। थर्ड पे आएंगे, द नॉवेल्स इंट्रिकेट प्लॉट एंड एब्स्ट्रूस सिंबलिज्म। देखिए, एक तो इंट्रिकेट है, उलझा हुआ मामला पहले ही है कि प्लॉट ऐसा बनाया है कहानी का कि वो पहले से ही उलझा हुआ है, ऊपर से कुछ सिंबलिज्म दिया है, एंड दैट टू आर एब्स्ट्रूस। तो ऐसे में रीडर क्या होगा, समझ नहीं पाएगा। तो लेफ्ट मेनी रीडर्स परप्लेक्स्ड, बहुत सारे रीडर्स परप्लेक्स्ड रह गए, भौचक्के रह गए कि हाउ टू कॉम्प्रिहेंड द स्टोरी। तो नॉवल का मजा नहीं ले पाएंगे वो। चलिए चौथे पे आएंगे, नंबर 4, बिफोर द डिस्कवरी द स्टडी ऑफ द यूनिवर्स ओरिजिन्स। कि यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ था डिस्कवरी के पहले, वॉज एन एब्स्ट्रूस कॉर्नर ऑफ फिजिक्स। कि इसके ओरिजिन के बारे में कहना जो है ना, बिल्कुल गूढ़ सा रहस्य था। इसके ऊपर चर्चा करना ही बड़ी बेकार सी बात समझी जाती थी, बिकॉज पीपल थॉट दैट इट कैन नॉट बी प्रूव्ड, सो व्हाई वेस्ट टाइम डिस्कसिंग दिस। तो ये फिल्ड विथ इम्पॉसिबल टू प्रूव थ्योरीज, इसमें क्योंकि कुछ ऐसी थ्योरीज थी जिसको प्रूव करना बड़ा मुश्किल था। तो वो एब्स्ट्रूस तो हो ही गया था कि एब्स्ट्रूस गूढ़ है, इसको समझा ही नहीं जा सकता है। कुल मिला के एब्स्ट्रूस पे ध्यान रखेंगे, समझना जिसको मुश्किल हो उसको कहेंगे एब्स्ट्रूस। नेक्स्ट वर्ड नंबर 3, तीसरा वर्ड हमारे पास है अबेट। अबेट, दर्द हो रहा है
उसको कम करने के लिए आप दवाई लेते हैं। कीमत बढ़ रही है, उसको कम करने की ज़रूरत है। किसी चीज़ में गिरावट आ रही है, हम कर रहे हैं अबेट। तो कम करना, हर बार मैंने किया है कम। तो कोई चीज़ अगर डिक्लाइन होती है, कमी आती है, गिरावट आती है, तो हम वहाँ पे कहते हैं अबेटमेंट हो रहा है, कमी आ रही है। चलिए मीनिंग को लेंगे। टू बिकम लेस इन इंटेंसिटी, त्वरा में, त्वरा मीन्स वेग एक तरह से है, अमाउंट में यानी मात्रा में, या डिग्री में, गुण में भी कम हो। टू सबसाइड और डिक्रीज, जैसे कि मान लेते हैं तूफान है, अब तूफान उठा, तूफान धीरे धीरे कम भी हो जाएगा, सबसाइड हो जाएगा, उसकी डिग्री में गिरावट आ जाएगी। पहले बिल्कुल प्रचंड था, अब थोड़ा सा मंद हो गया है। इंटेंसिटी उसकी कम हो गई है, पहले बहुत ज़्यादा तेज था, अब उसकी इंटेंसिटी त्वरा कम हो गई है, तो उसमें अबेटमेंट आ गया है, कमी आ गई है, गिरावट आ गई है। ओके, अब लेते हैं एग्जाम्पल को। नंबर 1, We decided to wait inside for the heavy rainstorm to abate. हम तब तक रुके रहना चाह रहे थे या रुके रहना चाहा जब तक कि जो हैवी स्टॉर्म था वो अबेट ना हो जाए, धीमा ना पड़ जाए। बिफोर ड्राइविंग टू द एयरपोर्ट, उसके बाद निकलेंगे एयरपोर्ट। चलिए नंबर 2, आफ्टर टेकिंग द प्रिस्क्राइब्ड पेन रिलीवर या पेन किलर, शी फाइनली फेल्ट हर सीवियर माइग्रेन बिगिन टू अबेट। अब उसको सीवियर माइग्रेन हो रहा था, मीन्स सर में जो बहुत तेज दर्द हो रहा था उसको माइग्रेन कह रही है। तो वो जो पेन किलर खाया, पेन रिलीवर खाया, जो उसको प्रिस्क्राइब किया गया था, मीन्स उसको सजेस्ट किया था फ्रॉम द डॉक्टर, तो उसके सर दर्द में, माइग्रेन में कमी आ गई, तो अबेट दर्द में कमी आना। थर्ड को लेंगे। द लोकल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड स्ट्रिक्ट न्यू पॉलिसीज डिजाइन्ड टू अबेट इंडस्ट्रियल पोल्यूशन इन द डाउनटाउन एरिया। अब डाउनटाउन एरिया में भी कुछ इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन हो रहा है, वहाँ उसको कम करने के लिए, पॉल्यूशन को कम करने के लिए, अबेट करने के लिए कुछ नए और कड़े पॉलिसीज को लागू किया जा रहा है या लागू किया। ओके, चौथे पे आते हैं। एज द वीकेंड केम टू एन एंड, जैसे ही सप्ताह खत्म हुआ या जब सप्ताह खत्म हुआ, द रिलेंटलेस इन्फ्लेशन प्रेशर्स ऑन कंज्यूमर गुड्स फाइनली स्टार्टेड टू अबेट। और इन्फ्लेशन का जो प्रेशर था कंज्यूमर गुड्स पे, वो कम होने लग गया। मंदी का असर जैसे ही सप्ताह अंत आया, सप्ताह खत्म हुआ, तो उसका असर भी कम हो गया, अबेट हो गया। क्लियर है बात? चलिए अब हम मूव करेंगे वर्ड नंबर 4 पे। चौथा वर्ड है वेरासिटी। वेरासिटी में आप सिर्फ वेरीफाई का ख्याल रखेंगे, काम हो जाएगा। वेरीफाई का मतलब होता है सत्यता की जांच, सत्यता की जांच कि कोई चीज सही है या नहीं। आपने सही पाया तो आप कहेंगे इट हैज वेरासिटी, इसमें सत्यता है, ये सत्य है, इट इज ट्रू या इट इज ट्रुथफुल, इस तरीके से। तो वेरीफाई को पकड़ेंगे तो वेरासिटी अपने आप याद हो जाएगी, सच्चाई या सच। चलिए मीनिंग को क्लियर करेंगे। द क्वालिटी ऑफ बीइंग ट्रू, ऑनेस्ट और एक्यूरेट, जो चीज सटीक है, ईमानदार है या सच्ची है, हम कहेंगे उसमें वेरासिटी है। ओके, अब एग्जांपल्स को लेते हैं। नंबर 1, investigators were unable to independently verify the veracity of the leaked documents. ये जो investigators थे वो independently papers को verify करने में unable थे। Done verify करने में किस चीज को verify कर रहे थे? उसकी veracity को verify कर रहे थे, उसकी सच्चाई की जांच कर रहे थे। डबल यूज किया है, verify and veracity एक साथ। चलिए नंबर 2 लेंगे। Because of her lifelong commitment to journalism, जो कि उसने पूरा जीवन ही अपना जर्नलिज्म को दे दिया, द पब्लिक नेवर डाउटेड हर वेरासिटी, तो लोगों ने उसकी सत्यता पर, उसकी सत्यनिष्ठा पर कभी शक नहीं किया। वेरासिटी मतलब लोगों ने उसका मान लिया उसको कि वो ट्रू है या ट्रूथफुल है। चलिए थर्ड पे आते हैं। द ऑडिट वाज कंडक्टेड टू टेस्ट द वेरासिटी ऑफ द कंपनीज फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, कि कंपनी जो है सही फाइनेंशियल रिपोर्ट्स दे रही है कि नहीं। सो इट्स वेरासिटी नीड टू बी चेक्ड, कि उसकी वेरासिटी को, सत्यता को हम जांच कर लें, जिसको हम कहते हैं ऑडिट। ऑडिट लेखा परीक्षा के अकाउंटेंसी की जांच की जाती है। अकाउंट जो भी बुक होता है उसमें कहीं कुक द बुक तो नहीं किया किसी ने, मीन्स एम्बेजलमेंट तो नहीं किया। एम्बेजलमेंट बढ़िया वर्ड है, एम्बेजलमेंट, हेर फेर करना। चलिए अब आएंगे चौथे एग्जाम्पल पे। इन ऑल वेरासिटी, पूरी सत्यता के हिसाब से कहूं तो, आई मस्ट एडमिट दैट वी मेड अ मिस्टेक इन आवर इनिशियल कैलकुलेशंस।
भाई सच्चाई यही है कि मैंने इनिशियल कैलकुलेशन में ही गलती कर दी थी, ये इसने सच्चाई स्वीकार की। ये इडियोमेटिक फ्रेज या लग रहा है कि बढ़िया सा इस्तेमाल है प्रोवर्बियल टाइप से कि इन ऑल वेरासिटी, पूरी सच्चाई से कहूँ तो, ऐसे करके। चलिए हम मूव करेंगे वर्ड नंबर 5। पांचवा वर्ड हमारे पास है ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया में मैं दो भाग में इसको पहले बांट दूँ, ओनोमा एंड टोपिओईआईए। ये बहुत तगड़ा पोर्शन है। POEIA स्पेलिंग पे मिस्टेक हो सकता है, स्पेलिंग मिस्टेक के लिए हम ध्यान रखेंगे स्पेलिंग का। तो ओनोमा बनता है नेम से, नाम, एंड इसमें से POEIA इसका मतलब पोएट। मान लेते हैं एक पल के लिए कि ये नाम तो है ही, नोमा से नाम बन जाएगा। और देने वाला, एक राइटर क्या करता है, नाम देता है चीजों को। कहते हैं आंख का अंधा नाम नयन सुख, या नाम रूप गुण कहते हैं उसको, कि नाम जो है गुण के हिसाब से है। अब मैंने ये बर्तन गिराया, अब बर्तन ने किया टन की आवाज, और हम इसको टन लिख भी दें तो ये क्या है, ऐसा लग रहा है कि बर्तन की आवाज कैसे हुई, मैंने आपको सुना दिया बोलकर, मैंने लिखा। जैसे अगर करूं स्क्रीच, अब स्क्रीच साउंड, हम अगर मेज को, कुर्सी को, पलंग को खींचते हैं तो कैसे स्क्रीच साउंड होता है, ब्रेक लगाता है तो कैसे स्क्रीच साउंड होता है। तो उस स्क्रीच में ऐसा लग रहा है कि जैसा साउंड आ रहा है वैसा ही हमने लिख दिया, तो हो गया ना, गुण के आधार पर नाम इसी से बनता है। ओनोमा एंड टोपिया, ओनोमेटोपिया, यानी नाम दे दिया राइटर ने, नाम दे दिया इसके गुण ने। तो हर चीज जो, जैसे घड़ी की आवाज अब लेते हैं, टिक 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 टिक, अब घड़ी की आवाज करती भी टिक टिक है और आपने लिख भी दिया टिक टिक। तो ऐसा क्या लग रहा है कि बाय योर राइटिंग द रीडर कैन वर्चुअली हियर द साउंड या फील द वर्चुअल साउंड कि घड़ी की आवाज यस टिक टिक ही करती है। जैसे रैटलिंग करते हैं हम उसको, रैटलिंग, रैटलिंग मीन्स ट्रेन जो चल रही है तो धकड़ धकड़ की जो आवाज है। तो अब रैटल जब हम बोले तो ऐसा लग रहा है कि रैटलिंग की आवाज है, रैटल रैटल की आवाज निकलती भी है। तो ऐसे वर्ड्स को हम कहते हैं ओनोमेटोपिया। चलिए अब हम इसके मीनिंग को देख लेते हैं। और अ फिगर ऑफ स्पीच वेयर अ वर्ड फोनेटिकली इमिटेट्स और सजेस्ट्स द सोर्स ऑफ द साउंड इट डिस्क्राइब्स। कि सोर्स कैसा है, मीन्स आवाज एक्चुअली कैसी है, वैसे ही फोनेटिकली वो इमिटेट करता है, नकल करता है। इट मेक्स राइटिंग एंड स्पीच मोर एक्सप्रेसिव बाय अलाउइंग द रीडर और लिसनर टू एक्चुअली हियर द एक्शन। कि काम कैसे हुआ होगा वो अंदाजा लगा लेते हैं। जैसे एक थंब वर्ड है, थंब, जैसे हम ऊपर से ना एक बोरी को हम नीचे गिराते हैं कुछ ऊंचाई से, तो बोरी की आवाज आती है थंब, और हम इस चीज को बोलते भी हैं कि बोरी को जब नीचे फेंका तो ये एक वर्ड भी बन गया थंब, और इसकी आवाज एक्चुअल में थंब साउंड भी आया। तो ये ओनोमेटोपिया है, या ये ओनोमेटोपिक एक्सप्रेशन ऑफ द एक्शन हो गया। देखेंगे इसके एग्जांपल्स को। पहला, द हॉट सिजल ऑफ द बैकन filled the entire kitchen with a delicious aroma। अब ये देखिए सिजल है, हॉट सिजल ऑफ द बैकन। अब ये बैकन हो गया आपको सुअर के पिछले टांग का मांस है ये बैकन। तो वो जब हम पकाते हैं तो कैसे आवाज आती है, सिजलिंग साउंड आती है, उसको सिजल ही वर्ड दे दिया गया। तो ये ओनोमेटोपिया है। नंबर 2 लेंगे, द फ्रेजाइल ग्लास वास फेल ऑफ द शेल्फ। शेल्फ से ये ग्लास वास गिर गया। एंड शैटर्ड विथ अ लाउड क्रैश। अब ये वास गिरा शीशे का तो उसकी आवाज भी चनाक से जो आई उसको क्रैश, ऐसा लग रहा है कि क्रैश की आवाज आई, तो उसको ओनोमेटोपिकली क्या कह दिया, क्रैश कह दिया। तो एक्शन को हम फील कर सकते हैं, एज इफ वी कैन हियर द रियल साउंड व्हाइल रीडिंग। इसको पढ़ते समय ही हमको फील हो जाएगा कि क्रैश, यस क्रैश साउंड आता है। चलिए तीसरे पे आएंगे, द हनी बी कंटिन्यू टू बज। अब ये बज बज, अब ये लग रहा है कि मधुमक्खी की जो आवाज निकली उसी को हमने वर्ड बना दिया, इसीलिए ओनोमेटोपिया हो गया। टू बज नॉइजली एज इट फ्लू फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर। डन। चलिए चौथा लेंगे, द ओल्ड ग्रैंडफादर क्लॉक। ग्रैंडफादर क्लॉक वही अभी जो टिक टिक बोला था, अब बड़ी सी पेंडुलम घड़ी,
मतलब उसका आकार जो है आदम कद के बराबर ही होता है, समझिए 5-6 फीट। इसीलिए ग्रैंडफादर क्लॉक कहा जाता है उसको। बड़ी सी पेंडुलम वाली घड़ी जो दीवार में नहीं लटकती बल्कि खड़ी रहती है कोने में। द ओल्ड ग्रैंडफादर क्लॉक वेंट टिक टॉक इन द अदरवाइज साइलेंट रूम। इन द अदरवाइज, देखिए बहुत बढ़िया एक्सप्रेशन है, इन द अदरवाइज साइलेंट रूम। आमतौर पे वो कमरा शांति से भरा रहता था, लेकिन आज क्या है, वो ग्रैंडफादर क्लॉक की टिक टॉक की आवाज उसमें गूंज रही है। यानी जब तक ग्रैंडफादर क्लॉक उस कमरे में नहीं था तब तक साइलेंट ही रहता था, वहां पर साइलेंस ही विद्यमान रहता था। ये है इन द अदरवाइज साइलेंट रूम। चलिए छठे वर्ड पे मूव करेंगे। नंबर 6, पीविश। कभी कभी जो फीली टची लोग होते हैं ना, फीली टची लोग या थिन स्किन्ड लोग, थिन स्किन्ड, ये सब लोग ऐसे होते हैं कि जिनको ना आप कुछ भी हल्का सा भी अगर आप मजाक करते हैं तो दे फील ऑफेंडेड एंड एवरी वर्ड कट देम टू द क्विक। हर बात उनको दिल पे लग जाती है, मतलब दे टेक एवरीथिंग, ऑलमोस्ट एवरीथिंग टू देयर हार्ट। वो क्या कहलाते हैं, उनको हम कहते हैं बड़े चिड़चिड़े हो, तुम तो चिड़चिड़े हो, चिढ़ जाते हो बहुत जल्दी, इसको बोलते हैं। तो पीविश जो आदमी होगा वो बहुत जल्दी चिढ़ जाएगा, मीन्स वो इजिली इरिटेट किया जा सकता है। सो ही ऑल्सो इज कॉल्ड इरिटेबल, मीन्स वन कैन इरिटेट सच अ पर्सन इजिली। तो वो इरिटेबल है क्योंकि वो थिन स्किन्ड है, पीविश। तो ये चिड़चिड़ा के लिए वर्ड है पीविश। चलिए मीनिंग को देंगे। पीविश का मीनिंग कहता है इजिली इरिटेटेड, क्रैंकी ऐसा लग रहा है कि जरा सा हम छुए नहीं कि आवाज कर दे, जरा सा कुछ बोला नहीं कि चिढ़ जाए, क्रैंकी। एंड शोइंग एनवायंस, तुरंत चिढ़ दे भी देता है कि मैं परेशान हो गया, मुझे तंग मत करो। शोइंग एनवायंस स्पेशली ओवर माइनर अनइम्पोर्टेंट मैटर्स, बहुत ट्रिफल से बात पे भी जो है वो नाराज हो सकता है। चलिए अब इसके एग्जाम्पल को लेके, पहला, आफ्टर वर्किंग अ डबल शिफ्ट विदाउट अ ब्रेक। एक तो 2 शिफ्ट काम कर लिया, इसका मतलब 16 घंटा तो पहले ही हो गया, विदाउट अ ब्रेक, और ब्रेक भी नहीं मिला। शी ग्रू पीविश एंड स्नैप्ड एट हर कोलीग्स। अब अगर कोई मजाक कर दे तो वो अचानक से नाराज होगी वो 2 शिफ्ट काम किया बिना ब्रेक के, तो कुलीग ने कुछ बोला होगा तो वो स्नैप कर गई। स्नैप को ऐसे थोड़ा सा बता दूं, स्नैप का मतलब समझिए चटकना, स्नैप कहते हैं चटकना। अब चटकना क्या है, जैसे आपने एक फूल तोड़ा तो वो स्नैप कर दिया, खींचा, अलग किया, टूट गया, तो चटकना अलग होना। अब स्नैप का मतलब है कि आप अंदर से टूट गए, मीन्स आपके, कहता हूं कि आपके ना सब्र का बांध टूट गया, या आपने गुस्से को काबू में करके रखा था, जिस रस्सी से बांध के रखा था ना, वो रस्सी चटक गई, स्नैप कर गई, टूट गई। तो टूट गई तो आप क्या करेंगे, नाराजगी आपकी बाहर निकल आएगी। तो ये स्नैप्ड यहाँ पे उस तरीके से यूज किया गया, अचानक से वो बरस पड़ी गुस्से में अपने कुलीग पर। उसका कारण क्या था कि शी डिड अ डबल शिफ्ट एंड दैट टू विदाउट अ ब्रेक, इसलिए वो पीविश हो गई, चिड़चिड़ी हो गई। ओके, दिस मच इज सफिशिएंट। दूसरे पे आते हैं, द पीविश टॉडलर। टॉडलर मीन्स अ टॉडलर इज अ चाइल्ड हु वॉक्स टॉडलिंग, जो पैर लड़खड़ाते हुए जो चल रहा है, नया भी सीख रहा है वो चलना। तो द पीविश टॉडलर थ्रू अ टेम्पर टेंट्रम सिंपली बिकॉज हिज सॉक्स वर द रॉन्ग कलर। अब उसके मोजे उसके मन लाइक कलर के नहीं थे, इसीलिए वो जो है ना, ये देखिए, टू थ्रो टेंट्रम, ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, मीन्स नाराजगी जाहिर करना, गुस्सा हो जाना। तो बच्चा, और ये टॉडलर एक टर्म में और भी याद रखेंगे, जैसे शराबी है कोई एंड ही इज इनेब्रिएटेड एंड वॉकिंग टॉडलिंग विथ टॉडलिंग फीट, तो हम उसको भी टॉडलर कह सकते हैं। वो भी बच्चे की तरह चलेगा लड़खड़ा करके। तो वो बच्चा क्या कर रहा है, टेंट्रम थ्रो कर रहा है, चिड़चिड़ा है बच्चा। चलिए अगला लेंगे, तीसरा, आई ट्राई टू बी पेशेंट बट आई गेट रादर पीविश व्हेन पीपल कॉन्स्टेंटली टॉक ड्यूरिंग अ मूवी। अब हर किसी को गुस्सा आता है, सिर्फ बात करने वाला आदमी इस बात को भूल जाता है कि किसी को कैसा लग रहा होगा। वो भी चुप रहे और कोई गुस्सा बात करे तो वो पीविश हो जाएगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा, बुरा उसको भी लगता है। लेकिन पता नहीं लोग ऐसे हो क्यों जाते हैं। तो ये बहुत पेशेंट रहने की कोशिश करता है, लेकिन जब कोई फिल्म में बात करता है तो वो चिड़चिड़ा हो जाता है, चिढ़ जाता है। एवरी एंगर इज जस्टिफाइड, हर एंगर को जस्टिफाई करने की कोशिश की जाती है।
चलिए बहरहाल हम चौथे एग्जाम्पल को लेंगे। हिज लैक ऑफ स्लीप लेफ्ट हिम इन अ पीविश मूड। अब पूरा सोया नहीं तो चिड़चिड़ा हो गया, फिर जस्टिफाई कर दिया नाराजगी को। मेकिंग हिम आर्ग्यू ओवर एवरी टाइनी डिटेल इन द प्रपोजल। मेकिंग हिम आर्ग्यू, अब ये जो स्लीपी लेसनेस था उसके अंदर, स्लीपी लेसनेस का मतलब सोया नहीं था ठीक से, तो उसके कारण पीविशनेस हुआ। इस पीविशनेस के कारण क्या हो गया, वो आर्ग्यूमेंटेटिव हो गया एंड ही स्टार्टेड आस्किंग ओवर एवरी टाइनी डिटेल। वो चिढ़ करके बात करने लग गया। तो पीविश का मतलब चिढ़ जाना। चलिए सातवें वर्ड को लेंगे, स्लैंडर, आरोप लगाना। हम उसको कहते हैं एक्यूज करना। फिर कहते हैं लाइबल करना। लाइबल का मतलब होता है कि कुछ राइटिंग में आपके खिलाफ जो किसी मैगजीन में या अखबार में जब छपता है तो उसको आपको लिख करके किसी ने आपके ऊपर आरोप लगाया और आपको डिफेम किया, बदनाम किया। तो जब कोई बोलता है, बोल करके अगर करता है कोई बदनाम, तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं स्लैंडर। आप स्लैंडरस रिमार्क्स का इस्तेमाल कर रहे हैं किसी के लिए, तो इसका मतलब यू आर स्पीकिंग अगेंस्ट समबडी। तो जहाँ पे स्पोकन होगा वहाँ पे हम स्लैंडर करेंगे, और जहाँ पे रिटर्न में आप बदनाम करते हैं किसी को तो वहाँ पे यूज़ करना चाहिए लाइबल। अब इसके मीनिंग को देखेंगे। चलिए मीनिंग कहता है द एक्ट ऑफ मेकिंग अ फॉल्स एंड मैलिशियस स्पोकन स्टेटमेंट दैट डैमेजेस अनदर पर्सन्स रेपुटेशन। आप उसको डिफेम ही कर रहे हैं, मैलिशियस है, गंदा, फॉल्स हो सकता है, वो झूठे आरोप लगा रहे हैं, उसको बदनाम करना आपका टारगेट है। तो इट इज अ फॉर्म ऑफ डिफेमेशन अनलाइक लाइबल व्हिच इज रिटन। तो लाइबल जो है रिटर्न में जो रिटर्न में जो डिफेमेटरी बातें होती हैं उसको हम कहते हैं लाइबल। चलिए अब इसके एग्जांपल्स को ले लेते हैं। आफ्टर हर कोवर्कर स्प्रेड विशियस र्यूमर, एक बहुत ही खतरनाक गंदा सा र्यूमर किसी ने फैला दिया, दैट शी हैड एम्बिजल्ड कंपनी फंड्स, कि उसने हेरा फेरी की है कंपनी के फंड में। देखिए बढ़िया वर्ड है ये, एम्बेजल। शी डिसाइडेड टू फाइल लॉसूट फॉर स्लैंडर। तो इस बदनामी के लिए, जो उसको बोल करके बदनाम किया गया, उसके लिए वो एक लॉ सूट फाइल करेगी। अब ये भी इडियोमेटिक एक्सप्रेशन या प्रोवर्बियल एक्सप्रेशन या आप कह सकते हैं फ्रेजल वर्ब के रूप में इसका इस्तेमाल हो सकता है। फाइल अ लॉ सूट, किसी के खिलाफ कोर्ट में केस करना। तो इस स्लैंडर के खिलाफ she decided to file a lawsuit, for she was accused of embezzling the company fund. चलिए नंबर 2 पे लेंगे। The politician publicly threatened to sue the local news network. sue का मतलब कोर्ट में घसीटना। अभी यहाँ पर भी फाइल अ लॉसूट। देखिए जब कोई किसी के ऊपर गलत आरोप लगाता है तो गुस्सा आ ही जाता है, तो इसके एवज में वो क्या करेगा, कानून का दरवाजा खटखटाएगा। इसीलिए यहाँ पे फाइल अ लॉ सूट और यहाँ पे सू है कि आपके ऊपर केस करूंगा। तो थ्रेटन टू सू द लोकल न्यूज नेटवर्क फॉर स्लैंडरिंग हिज गुड नेम ड्यूरिंग द मॉर्निंग ब्रॉडकास्ट। अब यहाँ पे देखिए मॉर्निंग ब्रॉडकास्ट में ये न्यूज में लिखा नहीं बल्कि कहा जा रहा है। अब मॉर्निंग ब्रॉडकास्ट में कोई प्रोग्राम होगा जिसमें इस नेता के बारे में कुछ लोगों ने कहा, इसीलिए स्लैंडरिंग हो गया। और मॉर्निंग ब्रॉडकास्ट में ये अंतर एकदम ध्यान रखेंगे। स्लैंडर बोल करके किया जाता है किसी को बदनाम, एंड लाइबल लिख करके बदनाम किया जाता है, लाइक इन सम मैगजीन वगैरह। चलिए हम लेंगे तीसरे को। ही रिगार्डेड द मैलिशियस गॉसिप एट द टाउन हॉल मीटिंग एज अ सीवियर स्लैंडर ऑन हिज कैरेक्टर। कि जो बातें हुई टाउन हॉल में ना, वो मैलिशियस गॉसिप जो था उसको उसने स्लैंडर के रूप में लिया कि ये तो मेरे लिए बिल्कुल डिफेमेशन के बराबर है, ये तो सरासर मुझे बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। ओके, स्लैंडर। चौथा लें, द सेलिब्रिटीज लीगल टीम इशूड अ स्टेटमेंट फर्मली डिनाइंग द स्लैंडरस एलिगेशंस मेड बाय द टैब्लॉइड रिपोर्टर। कि देखिए अब टैब्लॉइड रिपोर्टर ने जो भी स्लैंडरस यानी बदनाम करने वाले एलिगेशंस यानी आरोप लगाए, उन सब के बारे में सेलिब्रिटी के लीगल टीम ने एक स्टेटमेंट जारी किया। तो स्लैंडरस बन गया इससे, स्लैंडर से ही। ओके, अब हम मूव करेंगे वर्ड नंबर 8 पर। 8वां है पॉम्पस। एकदम पॉम होता है, पॉम किसी कैप के ऊपर लगता है, ये इस तरीके से सजावट के लिए, खास करके जो पुलिस वगैरह होते हैं उसकी टोपी में ये होता है सजावट के लिए। तो ये सजावट यानी कि दिखावा, शो ऑफ बोल सकते हैं।
और दिखाएगा कौन? जिसके पास होगा। इफ यू हैव समथिंग यू वुड लाइक टू फ्लॉन्ट इट, दिखाएंगे तभी। तो पॉम्पसली अगर कोई रह रहा है तो वो दिखावे के साथ रह रहा है, ऑस्टेंटेशियसली रह रहा है, ऑस्टेंटेशियसली रहता है मीन्स खूब खर्च करेगा, खूब लोगों को दिखाएगा, शो ऑफ करेगा, बोस्ट भी कर सकता है, डींग मारेगा अपनी अचीवमेंट्स वगैरह पे। तो इसको कहते हैं पॉम्पस, दिखावा करने वाला या दिखावे के साथ। लेते हैं इसके मीनिंग को। मीनिंग कहता है बिहेविंग और स्पीकिंग इन अ हाईली सीरियस सेल्फ इंपॉर्टेंट वे, कि मैं ही सबसे इंपॉर्टेंट हूँ। मतलब एक मेगालोमेनिया वाली बात हो जाती है। मीन्स द पर्सन, सच पर्सन मे बी सफरिंग विथ मेगालोमेनिया, कि मैं बड़ा हूँ। एज इफ यू आर मोर इम्पॉर्टेंट, नॉलेजेबल और सुपीरियर दैन अदर्स। बिल्कुल मेगालोमेनिया ही है ये। इट इज कॉमनली यूज टू डिस्क्राइब समवन हु इज एरोगेंट, घमंडी है, शोई है और प्रिटेंशियस है। प्रिटेंशियस मीन्स दिखा रहा है, हो सकता है कि उसके पास हो नहीं लेकिन दिखा रहा है। ओके, अब इसको क्लियर कर लेते हैं कैसे यूज होता है सेंटेंसेस में। पहला एग्जांपल, द पॉम्पस एग्जीक्यूटिव बोस्टेड अबाउट हिज एकेडमिक क्रेडेंशियल्स फॉर 20 मिनट्स, कि मेरे पास ये डिग्री और ये डिग्री। क्रेडेंशियल्स का मतलब हो गया कि आपके पास कौन कौन से कागजात हैं, कौन कौन सी डिग्रियां हैं, उसके बारे में वो बता रहा था फॉर 20 मिनट्स, कंप्लीटली इग्नोरिंग द बोर्ड एक्सप्रेशंस ऑफ हिज टीम, कि उसके टीम में कितनी बोरियत हो रही है उसकी तरफ उसने ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि वो पॉम्पस था, दिखावा करेगा वो अपना। आते हैं नंबर 2 पे। शी फाउंड इट डिफिकल्ट टू राइट एन ईमेल विदाउट साउंडिंग पॉम्पस। अब उसको ईमेल लिखना है तो ईमेल में भी सोच रही कि कुछ ऐसा लिखूं कि सामने वाला ना बिल्कुल इम्प्रेस्ड हो जाए। इसीलिए सो शी आस्क्ड अ कलीग टू मेक हर टोन मोर कन्वर्सेशनल। उसने दोस्त से पूछा कि अच्छे से अच्छा शब्द बताओ जरा, लिखना है ईमेल, इम्प्रेस करना होगा। तो पॉम्पस अपने आप को दिखाना था उसको। चलिए तीसरा लेंगे, दी रेस्टोरेंट्स पॉम्पस मेन्यू। अब मेनू कार्ड जो है बड़ा पॉम्पस है, फिल्ड विथ अननेसेसरीली एलेबोरेट एंड कॉम्प्लेक्स फ्रेंच डिस्क्रिप्शंस। अब फ्रेंच में क्यों है भाई? लिफ्ट द कस्टमर्स स्लाइटली इंटिमिडेटेड। अब डर गए कि फ्रेंच आइटम होगा, क्यूजीन होगा तो इट मे बी कॉस्टली, तो हम यहाँ पे अफोर्ड कर भी पाएंगे कि नहीं। तो थोड़े से वो इंटिमिडेटेड हो गए। मीन्स इंटिमिडेटेड मीन्स डर गए, भयभीत हो गए थोड़े से। चलिए चौथे एग्जाम्पल को लेंगे। ड्यूरिंग द डिबेट his dismissive and pompous attitude। अब देखिए कैसा एटीट्यूड है इसका, डिसमिसिव है। डिसमिसिव मीन्स he always dismisses everyone, कि नहीं तुम भी नहीं, सबको नकारते चले जाएंगे, सबकी बातों को नकार देंगे या सबको वैल्यू हम नहीं देंगे, इस तरीके से। तो ऐसा कौन करेगा? जो पॉम्पस एटीट्यूड रखता होगा वही करेगा। तो एलिनेटेड सेवरल पॉलिटिकल पोटेंशियल वोटर्स, कि जो पोटेंशियल वोटर्स थे यानी कि वो आपके पक्ष में वोट दे सकते थे, लेकिन आपके डिसमिसिव और पॉम्पस एटीट्यूड ने उन लोगों को दूर कर दिया। दोनों बढ़िया वर्ड है, पॉम्पस एंड डिसमिसिव दोनों। चलिए अब हम आ सकते हैं वर्ड नंबर 9 पर। 9th हमारे पास है विंडिकेट। विंडिकेट में आप ऐसा समझिएगा, आपको मैंने बरी कर दिया, मीन्स आजाद कर दिया। आजाद करने का मतलब है आपके ऊपर जो भी एक्यूजेशंस थे या एलिगेशंस, लिख देता हूँ, एलिगेशंस जो थे, आरोप वगैरह, वो सब हटा लिए गए। एलिगेशन रिमूव्ड, यानी आपको मैंने क्या करार दे दिया? निर्दोष बोल दिया, कि आप निर्दोष हैं, आपने कोई अपराध नहीं किया है। दूसरा, इसी के रूप में, इसका मतलब है कि आपने कोई अपराध नहीं किया, आप निर्दोष हैं, इसका मतलब आप सही हैं ना, आपकी बात, आपकी थ्योरी, आपकी डिस्कवरी सही थी। सपोज कीजिए कि जब राइट ब्रदर्स ने बोला कि हम उड़ सकते हैं, अब राइट ब्रदर्स ने जब ये बात कही तो बहुत सारे लोग हंसे, यानी एक्सेप्ट नहीं किया किसी ने, मतलब इट वाज क्वाइट इनडाइजेस्टेबल टू देम, कि कैसे उड़ेंगे भाई, हम पक्षी थोड़ी हैं। लेकिन जब वो उड़ गए तो विंडिकेट हो गया कि राइट ब्रदर्स वर राइट, कि वो सही थे। तो उनका सही होना, और यहाँ पर भी है इनका सही होना, तो दो मीनिंग बढ़ जाएगा। मीनिंग एक ही अर्थ रखता है, एक ही चीज से निकले हैं दो ब्रांच। इसमें क्या है कि आपको बरी कर दिया गया, आपके ऊपर से सारे आरोप हटा लिए गए, और इसमें क्या है कि आपकी बात को स्वीकार कर लिया गया। यानी हमने जो झूठी बात आपके माथे पे लगाया था कि आप पागल हैं, आपकी थ्योरी बेवकूफ़ी भरी है, तो उन चीज़ों को हम हटाएंगे। अब इसकी मीनिंग को देख लीजिए। देखिए, टू क्लियर समवन और समथिंग ऑफ ब्लेम,
या सस्पिशन या डाउट। एक हो गया बरी करना, क्लियर कर दिया किसी को कि अब कोई ब्लेम आपके ऊपर नहीं है, अब कोई शक नहीं है, अब कोई डाउट नहीं है। और टू प्रूव दैट अ डिसीजन, एक्शन और थ्योरी वाज करेक्ट ऑल अलोंग। हम जब ब्लेम हटाएंगे, इसका दूसरा अपने आप ये समझ में आता है, दूसरा हिस्सा, कि इसका मतलब कि आप सही थे, आपका डिसीजन या आपका काम बिल्कुल सही था, आपकी थ्योरी सही थी। बात एक ही है, हमने ब्लेम हटाया यानी आपको स्वीकार किया, हमने डाउट हटाया, इसका मतलब है कि आपकी थ्योरी सही थी। अगर आपकी थ्योरी सही नहीं होती तो मेरा डाउट नहीं हटता। मेरे ख्याल से अब समझ में आ गई होगी बात। चलिए अब हम इसको सेंटेंस में यूज कर लेंगे तो क्लियरर हो जाएंगी बात। एग्जाम्पल नंबर 1, द न्यू DNA एविडेंस वॉज फाइनली एबल टू विंडिकेट द रॉन्गली एक्यूज्ड मैन। देखिए रॉन्गली एक्यूज्ड मैन है, इस आदमी को गलती से, गलत तरीके से एक्यूज करके बनाया गया था, जेल में डाला गया होगा। आफ्टर ही स्पेंट 10 years in prison, जब वो 10 साल तक जेल में रहा, उसके बाद जो है DNA का एविडेंस आया, तो जो है ये बात उसको तब विंडिकेट, एबल टू विंडिकेट द रॉन्गली, तब इस DNA के एविडेंस के आधार पे उसको बरी किया गया, यानी उसके ऊपर से ब्लेम को हटा लिया गया और ये स्वीकार किया गया कि वो सही था। चलिए अब दूसरे से और क्लियर करते हैं। नंबर 2, द साइंटिस्ट्स ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी। अभी कुछ नया ही बिल्कुल समझिए कि नई जमीन खोद दी, यानी कि नई सफलता हासिल की, नया कुछ खोज। तो द साइंटिस्ट्स ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी सर्व्ड टू विंडिकेट हर कंट्रोवर्शियल थ्योरी which the academic community had mocked for years. इस साइंटिस्ट ने पहले कुछ थ्योरी दी होगी जिसके बारे में जो है ना इसके एकेडमिक कम्युनिटी वाले मॉक करते थे, मीन्स मजाक उड़ाते थे, चिढ़ाते थे। लेकिन जब ये डिस्कवरी ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी थी, जब कर लिया उसने बाद में कोई दूसरी डिस्कवरी, तब जो है इनकी लॉजिक को सबने स्वीकार किया कि नहीं, शी वॉज राइट। सर्व टू विंडिकेट हर कंट्रोवर्शियल थ्योरी, तब उसके थ्योरी को भी स्वीकार कर लिया गया, बीइंग करेक्ट। थोड़ा सा और क्लियर हो गया होगा। चलिए तीसरे से और क्लियर करेंगे विंडिकेट को। आवर डिसीजन टू इन्वेस्ट इन द स्टार्टअप वाज कंप्लीटली विंडिकेटेड व्हेन द कंपनी वाज एक्वायर्ड फॉर बिलियंस ऑफ डॉलर्स। अब ये देखिए, जब स्टार्टअप में हमने जो इन्वेस्ट किया तो पहले लोग डरे होंगे या डरा रहे होंगे, लेकिन जब ये हमारी कंपनी बिलियंस ऑफ डॉलर्स में बिकी, तब लगा कि नहीं, हमारा सोचना, हमारा डिसीजन बिल्कुल सही था। पहले हमको रॉन्ग समझा गया था, लेकिन अब जो है दिस एक्शन, यानी कि एक्विजिशन ऑफ द फर्म, द कंपनी, विंडिकेटेड माय डिसीजन। अब आगे चाहे तो बोलेंगे टू बी राइट या टू बी ट्रू, इस तरीके से। चलिए लास्ट है हमारे पास चौथा, शी प्रोड्यूस्ड द ओरिजिनल रिसीट्स टू विंडिकेट हर क्लेम। वो क्लेम करने के लिए ओरिजिनल पेपर लेकर के आई, ओरिजिनल रिसीट्स लेकर के आई, ताकि वो दावा कर सके कि मैं सही हूं। देखिए, विंडिकेट हर क्लेम दैट द कंपनी ओड हर रीइंबर्समेंट फॉर ट्रैवल एक्सपेंसेस। मैं सही हूं, इसके लिए मैंने क्या आपके सामने रखा है? ओरिजिनल रिसीट्स। मैं सही हूं, मेरा दावा सही है, यही है विंडिकेट। यानी अब आप मेरे साथ अन्याय नहीं कर सकते, आप मुझे इम्प्रिजन नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे था ना ब्लेम खींच लेना, तो आप मेरे ऊपर झूठा आरोप नहीं लगा सकते। अब हम मूव करेंगे अपने 10वें वर्ड पे। वर्ड नंबर 10 है अफ्लुएंट। अफ्लुएंट फ्लो से समझिए, फ्लो का मतलब बहाव, बहाव मतलब करंट, और करंट मीन्स करेंसी, करेंसी मीन्स रुपया, पैसा, वेल्थ। अब ये वेल्थ ही है, तो जिसके पास वेल्थ होगा वो क्या कहलाएगा? अफ्लुएंट कहलाएगा, अमीर होंगे। अब अमीर क्या सिर्फ पैसे से होता है? नहीं, कभी कभी कोई गुण से हो जाता है। जैसे मिट्टी भी कहते हैं, मेरे देश की धरती सोना उगले, तो मिट्टी अफ्लुएंट है, तो रिचनेस होना चाहिए, हम वहां पे करेंगे रिचनेस के कारण अफ्लुएंट, अमीरी या अमीर, अमीर ही कहेंगे इसको, अफ्लुएंट है, अमीरी, अफ्लुएंसी। चलिए अब इसके मीनिंग को लेंगे। हैविंग अ ग्रेट डील ऑफ मनी, वेल्थ और अबंडेंट रिसोर्सेस। अगर हम कहें कि किसी कंट्री में नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, तो वी मस्ट से दैट दैट पर्टिकुलर कंट्री इज एफ्लुएंट इन नेचुरल रिसोर्सेज। कि वो किस मामले में अमीर है? तो नेचुरल रिसोर्सेज के मामले में।
इट इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड टू डिस्क्राइब वेल्दी इंडिविजुअल्स ऑल्सो। अब ये कोई आदमी अमीर है तो हम उसको बोलेंगे वो तो एफ्लुएंट है, वो तो अमीर है कहने का मतलब। प्रॉस्पेरस नेबरहुड्स, आपके पड़ोस में, आपके आसपास में या आपके लगे हुए कोई दूसरा मोहल्ला है वो अमीर है, वहाँ पर भी हम कहेंगे एफ्लुएंट सोसाइटी। या थ्राइविंग इकोनॉमीज, थ्राइविंग का मतलब होता है प्रोग्रेसिंग, जो इकोनॉमी आगे बढ़ रही है हम उसको कहेंगे एफ्लुएंट इकोनॉमी है वहाँ की। इफ आई से कि अमेरिका हैज एन एफ्लुएंट इकोनॉमी मीन्स इट इज प्रोग्रेसिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स, बहुत जल्दी जल्दी प्रोग्रेस कर रही है, थ्राइविंग है, प्रोग्रेसिंग है। अब इसके एग्जाम्पल को लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, दे ग्रू अप इन एन एफ्लुएंट सबर्ब। सबर्बन एरिया था, सबर्ब, अच्छा ठीक है। इन एन एफ्लुएंट सबर्ब known for its large mansions and well manicured lawns। देखिए मैनिक्योर्ड यानी प्रूनिंग अच्छे से की गई है, वेल मैनिक्योर्ड लॉन्स है वहाँ पे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं वहाँ पे, तो वहीं पे वो ग्रू अप हुआ है यानी बढ़ा है, पला बढ़ा जिसको बोलते हैं। चलिए दूसरे पे आते हैं। ओनली द मोस्ट एफ्लुएंट बायर्स, अमीर खरीदार, बड़े पैसे वाले खरीदार, वही कह रहा है एफ्लुएंट बायर्स कैन अफोर्ड टू पे ऑल कैश फॉर लग्जरी प्रॉपर्टीज इन द सिटी। शहर में तो कोई अगर घर लेगा तो वो तो एफ्लुएंट बायर्स ही होगा, अमीर आदमी ही होंगे तभी। चलिए थर्ड लेते हैं। तीसरा, माइग्रेशन टू एफ्लुएंट कंट्रीज हैज बीन राइजिंग। एफ्लुएंट कंट्रीज, विकसित, बहुत ज़्यादा अमीर देशों में लोग माइग्रेट कर रहे हैं, जा रहे हैं, एज पीपल सीक बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि सबको तो पैसे के पीछे ही दौड़ना है, सब पैसे के पीछे ही दौड़ रहे हैं। चलिए अगला चौथा, द रिवर वैली इज नोन फॉर इट्स एफ्लुएंट नेचुरल रिसोर्सेज। अब देखिए नदी घाटी को भी एफ्लुएंट कह दिया, उसके पास पैसा तो नहीं है लेकिन कुछ और ही धन है, इंक्लूडिंग फर्टाइल सॉइल एंड अबंडेंट वाइल्ड लाइफ। अब ये सब उसके लिए धन, वैभव, संपत्ति है, इसीलिए कह दिया एफ्लुएंट। तो इसी के साथ 10 वर्ड समाप्त। मिलता हूँ अगले वीडियो में 10 और वर्ड्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।